Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching Vet Igniter. So, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोलाइट्स के बारे में. So, what is macrolides? So, macrolides is also known as macrocyclic lactones. Why they are known as macrocyclic lactones? Because अगर हम मैक्रोलाइट्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज लैक्टोन्स रिंग्स that is attached to one or more deoxyribose deoxy sugars. ठीक है. So this is the structure of macrolides and now what is property के बारे में बात कर लेते हैं. So macrolides is bacteriostatic in nature. तो आप bacteriostatic से क्या समझते हैं? Bacteriostatic are those drugs that inhibit the proliferation of the bacteria. अब प्रोलिफरेशन तो इनहिबिट कर रहे हैं मान लिया, बट कब? जब जब हमारा जो पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है. अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है देन इट विल नॉट वर्क. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ये काम नहीं करता है. सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्पिटेंट के लिए हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स यूज करते हैं. ठीक है. अगर ठीक है, इतना मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए. सो दे आर बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर बट एट लार्ज डोज इट इज एक्ट एज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर. अगर तुमसे एमसीक्यूज में कभी भी पूछने के लिए आ रहा है कि बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल, सबसे पहले हमें बैक्टीरियोस्टैटिक ही लगाना है. बट अगर उसमें एट हाई कंसंट्रेशन लिखा हुआ है देन हम बैक्टीरियोसाइडल पे जाएंगे. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा करो. तो इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, एट हाई कंसंट्रेशन इट इज बैक्टीरियोसाइडल. तो अब हम सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो एरिथ्रो इसके इसके अंदर मैक्रोलाइड्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स ड्रग्स आते हैं. उनके मैं एक एक करके एग्जांपल बताती चलती हूँ. उससे पहले मैं क्लासिफिकेशंस बता देती हूँ. इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सांधु ये बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, बट हमारे लिए 2 या 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है. एक होते हैं ओल्डर मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स और एक होते हैं न्यू मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स. ओके. सो ओल्डर मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं एरिथ्रोमाइसिन. काफी ज्यादा यूज होता है ये एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है. टाइलोसिन, टिलम्यूकोसिन, स्पाइरामाइसिन. अभी हम एक एम्बुलेटरी ड्यूटी में विजिट्स पे गए थे, तब हमने ये टिलम्यूकोसिन की टैबलेट्स देखी थी वहाँ. मतलब उससे पहले मैंने नहीं जनरली देखा था टिलम्यूकोसिन का यूज, बट तब मैंने देखा था कि टिलम्यूकोसिन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. ठीक है. ओलेंड्रोमाइसिन एंड ट्रोलेंड्रोमाइसिन. इतना दिखता है तुम्हें? ठीक है. और न्यूअर मैक्रोलॉइड्स में आते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन. देखो, मुझे नहीं पता है पर जैसे कि जितने भी ह्यूमंस में जो मैक्रोलॉइड्स चलते थे तो उनका सफिक्स होता था थ्रोमाइसिन. थ्रोमाइसिन तो थ्रोमाइसिन वाले तो मत ही भूलना कि थ्रोमाइसिन वाले क्या है, मैक्रोलॉइड्स. ठीक है. एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन और एक मेन बचा है एजिथ्रोमाइसिन. तो इसकी वैसे तो मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं, ओल्ड मैक्रोलॉइड्स और न्यू मैक्रोलॉइड्स. एक और सेकंड कैटेगरी होती है इसकी एजालाइड एंटीबायोटिक्स, थर्ड. तो उसके अंदर आते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंड टुलाथ्रोमाइसिन. ठीक है. इतना ध्यान रखना. एक फोर्थ भी होती है, मतलब कीटोलाइट्स. ठीक है. तो कीटोलाइट्स के अंदर आता है टेलिथ्रोमाइसिन. ठीक है. अब हमें याद कौन कौन से करने हैं, जो याद करने हैं उनके सोर्स भी बता रही हूँ. ठीक है. अब हम सोर्स पे आ जाते हैं. तो जो एरिथ्रोमाइसिन है
It is obtained from Streptomyces erythraeus. Okay, so tylosin obtained from Streptomyces freddi, and spiramycin obtained from Streptomyces ambrophasian. Okay, and olindromycin obtained from Streptomyces antibiotics. ये तो बहुत इजी है याद करना, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और भी कुछ होते हैं पर हमें इन चारों के ही याद करने हैं, ज्यादा नहीं याद करने हैं सोर्सेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं मेन। तो पहली प्रॉपर्टीज तो मैं बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया स्टैटिक नेचर के होते हैं, और मैक्रोलाइट्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ है, कैसे होते हैं, बेसिक नेचर की। इनका जो पीएच रेंज होता है वो 6 to 9, इस पीएच पे काम करेंगे ये। ठीक है, तो बेसिक नेचर के लिए होते हैं, तो एसिडिक नेचर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो एक्यूमुलेट इन एसिडिक नेचर बाय आयन ट्रैपिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो पहली चीज हमने बता दी कि ये मैक्रोलाइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो जो मैक्रोलाइड्स होते हैं वो पुअरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो मतलब क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल नेचर के होते हैं। अब लिपिड सॉल्युबल है तो पोलैरिटी जो है वो कम है, और नॉन पोलर है तो वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन्स को पास कर जाएंगे, तो इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है बट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो मैक्रोलाइड्स जो होते हैं, तो जो मैक्रोलाइड्स जो होते हैं अगर हम देखें तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, तब बताती हूँ मैं तुम्हें। तो पहले हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कि पहले एक साथ फार्माकोकाइनेटिक्स ही करा दूँ। ठीक है, तो हम पहले फार्माकोकाइनेटिक्स ही पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, तो अगर जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ना होता था हमें, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया था, ये कि ये वीक बेस होते हैं, तो ये मेनली एसिड लेबाइल होते हैं। एसिड लेबाइल मतलब एसिड सेंसिटिव, मतलब जो कि डीजनरेट हो जाए एसिडिक नेचर में। ठीक है, तो इसी वजह से गैस्ट्रिक एसिड से इन्हें हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ड्रग्स आते हैं, ओरल ड्रग्स, वो एंट्रिक कोटेड दिए जाते हैं, एंट्रिक कोटेड, जिससे ये एक्ट कर पाए, और वो एस्टर की फॉर्म में होते हैं जो ओरल ड्रग्स होते हैं। और मेनली एस्टर की कौन कौन सी फॉर्म अवेलेबल है, एक एस्टोलेट्स और एक स्टीरेट्स। ठीक है, अब आ जाता है, और जैसे मैंने बताया कि एसिड लेबाइल है, ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड भी प्रेजेंट है तो भी ये कम काम करते हैं, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन में एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें तो हम इसे सबकट और IM नहीं देना प्रेफर करते, IM रूट से नहीं देना प्रेफर करते। क्यों, क्योंकि इन्हें देना काफ़ी पेनफुल होता है और इरिटेटिंग होता है। इसी वजह से या तो हम ओरल रूट प्रेफर करते हैं, और ओरल में भी किस फॉर्म में, एस्टर की फॉर्म में। ठीक है, या फिर हम IV रूट प्रेफर करते हैं, इंट्रावीनस, जिसमें हम ग्लूकोप्टेट एंड लैक्टोबायोनेट इन दोनों फॉर्म्स में देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल थे, मैंने बताया था तुम्हें, ये लिपिड सॉल्युबल हैं, तो ये इतने जल्दी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमें वाटर सॉल्युबल प्रिपरेशंस देनी पड़ेंगी। तो वाटर सॉल्युबल जो प्रिपरेशंस हैं वो ग्लूकोप्टेट और लैक्टोबायोनेट की फॉर्म में मिलती हैं हमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम, तो क्या बताया था कि दीज आर लिपिड सॉल्युबल,
हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टिश्यूज, ठीक है, इसी वजह से। सो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टिश्यू and these all are accumulated mainly in macrophage leukocytes because of the iron trapping nature, as these are basic nature. And um, so we generally prefer uh, macrolides where in case of pus or abscess, ठीक है, कोई भी पप्स और एब्सेस का केस है तो हम वहाँ प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर और ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल टिश्यूज में, और टिश्यू कंसंट्रेशन मैक्रोलॉइड्स की ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू, हम बात करें मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन की, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम ये तो बताया था कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं बट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी मेटाबॉलिज्म पे। तो अगर हम इसका मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मेटाबोलाइज होते हैं, 80% जो होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है, लिवर में जो है प्रेजेंट, जिसमें से कि अब एक्सक्रीशन की बात करें तो मोर देन 60% मैक्रोलॉइड्स जो होते हैं वो बाइल की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाकी के सारे यूरिन या मिल्क में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बस इतना ही होता है। और ये एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग के मतलब मैक्रोलॉइड्स अंडरगो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशंस, ठीक है। अगर हम इसकी, ये हमने पढ़ लिया फार्माकोकाइनेटिक्स, अब इसका एक एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो मैक्रोलॉइड्स मेनली ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करते हैं एंड 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव के लिए एज कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि जब भी ग्राम पॉजिटिव का कोई इन्फेक्शन है तो हमें क्या प्रेफर करना है, मैक्रोलॉइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्राम नेगेटिव पे नहीं करते, पर ग्राम नेगेटिव में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के लिए एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि हीमोफिलस, ठीक है, पास्चरेला, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ठीक है, इन सब पे काम करते हैं काफी अच्छे से, क्लेमाइडिया। बट अगर हम बात करें कि वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ पे काम करते हैं तो नहीं, नहीं काम कर पाते ये, ठीक है। तो यही बताना था। और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं ये भी रह गया, कुछ कुछ पॉइंट्स में पता नहीं फ्लो में छोड़े चले जाती हूँ। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए मैंने तुम्हें 3 चीज़ बताई थी लास्ट टाइम भी, कि ऑल्ट्रेशन कर लें या तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में, या फिर इंक्रीज कर दें इफ्लक्स, या फिर हम क्या करें, डिक्रीज कर दें बाइंडिंग या इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स को। हम नहीं, बैक्टीरिया, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स प्रोडक्शन। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था तुम्हें कि ये सब एक एंजाइम इनएक्टिवेट कर देते हैं, जो भी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोटीन इनिबिटर्स हैं मेनली जो है, अगर हम इसका बात करें तो क्या है ये प्रोटीन इनिबिटर। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं, इसको ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिबिट कर देते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने लास्ट टाइम चार चीज़ बताई थी ट्रांसलेशन में। सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले एमआरएनए फॉर्म होता है, वो एमआरएनए बाहर चला जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म करता है। तो वो ट्रांसलेशन से जब प्रोटीन फॉर्म करता है तो उसमें 4 स्टेप होते थे। पहला होता था इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता था कि जो ए साइट थी उस पे अमीनो एसिड्स आके, मतलब टीआरएनए अमीनो एसिड्स लाके अटैच करेगा, जो अमाइनो असाइल टीआरएनए है, ठीक है एक्चुअली में। फिर दूसरा क्या होता था कि पी साइट्स पे एक अनदर अमीनो एसिड आके अटैच करेगा। देन थर्ड स्टेप क्या होता था कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता था, तो इसी में मान लिया करो उसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कि पी साइट से ए साइट पे चेन ट्रांसफर होता था। फिर ये अगर तुम्हें पूरा अच्छे से देखना हो तो मेरा जो है किसका अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का वीडियो है, उसमें मैंने डाला हुआ है। तो ये पी साइट से ए साइट पर ट्रांसफर होता था जो पेप्टाइड लिंक का चेन है, एंड देन लास्ट में ए साइट से पी साइट पे शिफ्ट होता था, मतलब ये होता था ट्रांसलोकेशन के थ्रू। तो मेनली जब हम बात करेंगे मैक्रोलाइड्स की, तो मैक्रोलाइड्स जो एक्ट करते हैं वो फोर्थ स्टेप पे काम करते हैं। तो ये ए साइट टू पी साइट ट्रांसफर को रोक देते हैं, क्या करके कि इन्होंने ट्रांसलोकेशन रोक दिया, ठीक है। तो अगर हम मैक्रोलाइड्स की बात करें तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि सबसे पहले जो मैक्रोलाइड्स हैं वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो मैंने बताया था यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये सेल वॉल है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय पोरिन्स चैनल, ठीक है। पोरिन चैनल के थ्रू ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे, पेरीप्लाज्म तक पहुंच जाएंगे, एंड देन पेरीप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। पहले पोरिन्स चैनल के थ्रू पेरीप्लाज्म में पहुंच जाएंगे, देन पेरीप्लाज्म से यहाँ इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे पेरीप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के लिए इनकी जो पेनेट्रेशन है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। देन ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये 50s पे काम करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव आता है कि 30s 50s या बोथ, देन हमें बताना होता है, तो 50s पे मेनली ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये 50s पे एक्ट करते हैं। 50s पे भी कैसे एक्ट करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था ये क्या करते हैं, दे इन मेनली इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन, दे इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सो नो शिफ्टिंग ऑफ पेप्टिडिल tRNA from A site to P site, ए साइट से पी साइट पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे मेन तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करना होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम और टाइलोसिन की बात करें, जो हम बता रहे थे एक एंटीबायोटिक इसी में, तो टाइलोसिन ट्रांसलोकेशन तो इनिबिट करती करती है, मतलब ए साइड टू पी साइड जाने के लिए वो तो इनिबिट करती करती है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, जिसमें ए साइट पर चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड्स जो लेके आ रहा था, तो उसको भी इनिबिट करा देती है। तो दोनों को इनिबिट करा देती है टाइलोसिन। तो टाइलोसिन पे भी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं कि टाइलोसिन कैसे काम कर रही है, तो टाइलोसिन थोड़ा हटके काम कर रही है, ठीक है। और मैक्रोलाइट्स जो है वो मैमेलियन राइबोसोम पे नहीं काम करते, जैसे हम क्लोरमफेनिकॉल्स के बारे में बता रहे थे, तो वैसा इनमें कोई नेचर नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा ठीक है। अब हम इनकी टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, आखिरकार ये भी टॉक्सिक नेचर के होंगे। तो
मेनली जो टॉक्सिसिटी देखी जाती है वो ह्यूमंस में देखने की जाती है, क्योंकि वो उतना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ना। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें रेयरली टॉक्सिक होते हैं ये। ठीक है, वैसे कुछ कुछ चीज़ें करते हैं तो वो बता देती हूँ। जैसे जीआईटी डिस्टरबेंसेस करते हैं, तो अगर हम जीआईटी डिस्टरबेंस भी मेनली बात करें कि किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो हॉर्सेस के अंदर, हॉर्सेस ज़्यादा प्रोन होते हैं मैक्रोलाइट्स के जे से, तो उनके अंदर ये डायरिया कॉज करा देते हैं, जो कि काफ़ी फेटल होता है। ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन की बात करें मेनली, जो एरिथ्रोमाइसिन है वो कोलेस्टेसिस, ठीक है, एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करा देती है। तो पूरा लिवर, गॉल ब्लैडर सब अफेक्ट करा देगी एरिथ्रोमाइसिन। और अगर हम टाइलोसिन या टिलम्यूकोसिन की बात करें, तो इसका कार्डिक टॉक्सिसिटी में हिस्सेदारी है। ठीक है, ये कार्डियक टॉक्सिसिटी और वो लिवर की टॉक्सिसिटी, एरिथ्रोमाइसिन। और जैसे मतलब ये क्या कराता है, ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया का कॉज करा देता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तो जीआईटी डिस्टरबेंसेस करा देगा, मेनली हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करा देता है। तो ये तो एनिमल टू एनिमल वेरी करता है कि किसको हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होगी। ठीक है, दो ही हैं इसके, और कुछ खास नहीं है एनिमल्स में तो। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देती हूँ मैं तुम्हें, कि कोई भी हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है तो उसमें नहीं देना है। ठीक है, कोई भी लिवर डिसफंक्शन है जिसका, उसमें भी नहीं देना है, क्योंकि हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। कोई भी लैक्टेटिंग एनिमल है उसमें भी नहीं देना है। ठीक है, लैक्टेटिंग एनिमल्स में कोई हॉर्स है उसमें भी नहीं देना है, कोई रैबिट है उसमें भी नहीं देना है, और क्लोरम फेनिकॉल्स वगैरह के साथ भी नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि वो भी 50s पे काम करते हैं, तो सेम बाइंडिंग साइट होती है, तो कॉम्पिटेंट नेचर हो जाता है। दोनों कॉम्पिटेंट कर रहे होते हैं सेम बाइंडिंग साइट के लिए, तो इसी वजह से क्लोरम फेनिकॉल्स के साथ भी नहीं देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और जैसे कि इनको जो एरिथ्रोमाइसिन, मेनली हम एरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर होता है। अरे ये कैसी बातें कर रही हूँ, अभी बताया था ना मैंने कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, पर ये एरिथ्रोमाइसिन माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर है। ठीक है, तो उसी को इनिबिट कर देगा, तो बॉडी से मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएंगे। और किसको, बाकी, अब माइक्रोसोमल एंजाइम से ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ मैक्रोलॉइड्स ही मेटाबोलाइज हो रहे हैं, और भी बाकी की चीजें होती हैं। जैसे कि वॉरफेरिन की बात करें हम, तो इन सब की टॉक्सिसिटी हो सकती है। मैं अगले पेज पे बताती हूँ, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जैसे कि वॉरफेरिन की बात करें मेनली, या थियोफाइलिन की बात करें, तो ये किसकी वजह से होते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, तो अगर हम क्लिनिकल यूज की बात करें, ठीक है, तो क्लिनिकल यूज में क्या होता है कि कहाँ कहाँ यूज करना है हमें। तो तीन ड्रग्स मेनली, एरिथ्रोमाइसिन, टाइलोसिन एंड टिल्मिकोसिन, ये तो काफी ज्यादा यूज होते हैं वेटनरी फील्ड में, ये तीनों। ठीक है, वेटनरी फील्ड में काफी यूज होते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूज देख लो। तो यूज कहाँ पे क्या होते हैं, मेट्राइटिस के केस में यूज करते हैं हम, मेस्टाइटिस के केस में यूज करते हैं, एंट्राइटिस के केस में यूज करते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि ओलिंड्रोमाइसिन वगैरह जो होते हैं, ये फीड एडिटिव्स की तरह यूज होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम थोड़ा पर्टिकुलर ड्रग्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम एरिथ्रोमाइसिन की बात कर रहे थे। तो एरिथ्रोमाइसिन जो था वो एक फर्स्ट मैक्रोलाइड्स था, फर्स्ट मैक्रोलाइड, जो कि किसने आइसोलेट किया था, जेएम ग्वेरी ने। ठीक है, जेएम ग्वेरी ने फर्स्ट मैक्रोलाइड था जो कि आइसोलेट किया था। और जो एरिथ्रोमाइसिन है, मेनली एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं इसकी। ठीक है, और ये भी एस्टर की फॉर्म में आता है। मैंने बताया था ना, जो ओरल ड्रग्स होते हैं वो मेनली एस्टर की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे कभी कभी पूछा जाता है कि ये कितने कार्बन की लैक्टोन रिंग है, तो इसमें 14 कार्बन की लैक्टोन रिंग देखने के लिए हमें मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
कि 14 कार्बन की लैक्टो, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है एरिथ्रोमाइसिन, वो जो होता है काफी इफेक्टिव होता है, बहुत सारी चीजों का ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन तो ये माइकोप्लाज्मा का ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, निमोनिया का होता है, पर्टेसिस का होता है, और कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस का होता है, ठीक है, और रोडोकोकस इक्वाई का भी। तो इन सब का ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, वैसे ही किस पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव पे सबसे ज्यादा, एज कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव। बट ग्राम नेगेटिव में भी कुछ कुछ चीजों पे, जैसे क्लेमाइडी और रिकेट्सी और माइकोप्लाज्मा, इन सब के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें। कौन सी फैमिली होती थी वो, साल्मोनेला वगैरह है, एंटेरोकोक, एंटेरोबैक्टीरियसी, उस पर काम नहीं करता है मेनली, ठीक है। टाइलोसिन, अगर हम टाइलोसिन की बात करें तो ये 16 रिंग लैक्टोन रिंग होती है, ठीक है, इसमें जो होती है, तो इसमें कोई अगर हम ये ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब होता है, अगर हम उसके एरिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। और इसमें कोई एंट्रिक कोटिंग की जरूरत नहीं होती है, इसकी मतलब स्टमक में स्टेबिलिटी काफी हद तक होती है, तो कोई एंट्रिक कोटेड फॉर्म्स नहीं आती हैं इसकी डायरेक्टली। और एक इन्फेक्शन होता है पिंक आई, किसकी वजह से होता है, मोरेक्सेला बॉविस की वजह से जो होता है, उसमें यूज की जाती है टाइलोसिन वगैरह, ठीक है, पिंक आई वाली कंडीशन में, या फिर कोई भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें यूज की जाती है टाइलोसिन, और या फिर स्वाइन डिसेंट्री वगैरह का केस है तो उसमें यूज की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना टाइलोसिन के बारे में भी। अब आ जाते हैं हम टिल म्यूकोसिन। टिल म्यूकोसिन जो है वो भी एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, जो वो भी 16 कार्बन का लैक्टोन रिंग है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा, सब क्या कर रहे थे, ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहे थे ज्यादा, पर ये एक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी, जैसे कि पास्चुरेला, या अगर हम उसकी बात करें पास्चुरेला, माइकोप्लाज्मा, इन सब के केस में ये एक्टिव रहता है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़े और ड्रग्स भी पढ़ लो, जैसे कि मैं तुम्हें छोटा छोटा बताऊंगी, स्पायरामाइसिन। तो स्पायरामाइसिन जो है वो हम टॉक्सोप्लाज्मा के केस में यूज करते हैं, स्पायरामाइसिन, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी और टॉक्सोप्लाज्मा का केस है तो हम स्पायरामाइसिन यूज करते हैं। और एक ड्रग हम जो बात करने जा रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एजालाइट डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन का, ये 15 कार्बन रिंग्स होती है। और अगर हम बात करें कि एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन कौन सी प्रेफर की जाए, तो हम ज़्यादा प्रेफर इसे करना चाहेंगे, एजिथ्रोमाइसिन की, क्योंकि इसकी हाई एफिकेसी होती है और इसकी बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको, और एजिथ्रोमाइसिन जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के लिए तो हाईली एक्टिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव में अगर हम बात करें तो ये हीमोफिलस और उन सब के लिए काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। तो हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं एरिथ्रो की जगह। अब आ जाते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी वो मेनली किसके लिए यूज होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए, बैक्टर, ठीक है, पाइलोरी, H2 ब्लॉकर के साथ देते हैं जिससे ये काम कर पाता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर में तो वो काम नहीं कर पा रहे ना, बेसिक नेचर में काम करते हैं, तो H2 ब्लॉकर दे दिया हमने तो क्या होगा, रेनेटेडीन वगैरह, तो जिसकी वजह से वो बंद हो जाएगा, ठीक है, एसिडिटी कम हो जाएगी और ये काम भी कर पाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम टेलेथ्रोमाइसिन की बात जो किए थे, अब ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, आगे वाले तीन ज़्यादा ज़रूरी थे, और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये पोटेंट इनहिबिटर होता है किसका, एक मतलब माइक्रोसोमल एंजाइम का, जो ज़्यादातर ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, CYP
3A4। ठीक है, ध्यान रखना बस। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।